तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी ऑफ डिमांड के पूरे बेसिक्स कवर करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर आपका कवर हो जाएगा। ये वीडियो क्या है, वन शॉट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे बेसिक्स क्या कर लेंगे, आपके तैयार कर लेंगे किसके, चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 आपके पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है। सपोज ना मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और अब मैं चाहता हूं कि इस वाले प्रोडक्ट को मैं मार्केट के अंदर सेल करूं। इस जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना वो है ₹20। क्या है इस प्रोडक्ट का प्राइस? ₹20 है, ठीक है। तो जब मैं ₹20 का प्रोडक्ट प्राइस, यानी कि इस वाले प्राइस का प्रोडक्ट मैं बेचने के लिए निकलता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट मैं बेचने के लिए निकलता हूँ मार्केट के अंदर, तो ना मेरी 20 यूनिट्स बिक पाती है। क्या बिक पाती है? 20 यूनिट्स बिक पाती है, ठीक है। तो मैंने रियलाइज किया कि यार अगर जो मेरी यूनिट है ना, अगर ये जो प्रोडक्ट है मेरा, इसका जो प्राइस है वो ₹5 होता, कितना होता? ₹5 होता, तो मेरी 40 यूनिट्स बिक जाती। 40 यूनिट्स क्यों बिक जाती भाई? अगर मेरा प्राइस कम हो जाता, मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदते, तो मेरा क्या हो जाता? 40 यूनिट्स बिक पाती। और दूसरी चीज़ भी मैंने रियलाइज़ की कि यार अगर मेरा जो प्राइस है ना वो क्या हो जाता? ज़्यादा हो जाता, 30 हो जाता, तो मेरी जो यूनिट है वो केवल 10 यूनिट्स बिक पाती। कितनी? 10 यूनिट्स। क्योंकि क्यों? अब ये महंगा हो गया तो क्या बिक पाएगी? 10 बिक पाएगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर हमारा प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर हमारा प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो जो मार्केट के अंदर हमारी डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, वो भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, महंगी चीज़ को कम लोग खरीदेंगे, प्राइस कम हो जाएगा, सस्ती चीज़ को ज़्यादा लोग खरीदेंगे, इसीलिए डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये जो शेड्यूल बनाया है, ये जो एक टेबल बनाई है जिसमें हमने डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी जितनी सेल होने वाली है मार्केट में, ये बताया है। यहाँ पे क्या बताया हमने? प्राइस बताया है। यहाँ पे बताया है कि कितनी क्वांटिटी क्या होने वाली है? सेल होने वाली है। उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला डिमांड। इसको मैंने क्या बोला? डिमांड बोला। तो डिमांड का मतलब क्या हुआ? इसके डेफिनेशन में देखते हैं। डिमांड रेफर्स टू different quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different prices of that commodity। एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी कोमोडिटी खरीदने को तैयार है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। अब ये दूसरी चीज हमारे पास आती है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है देखते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूँ। जब मैं केवल और केवल एक चीज की बात करूंगा, जैसे कि ₹5 में मेरी कितनी यूनिट बिक सकती है? 40, तो ये क्या हो गया? मेरा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। यहाँ पर मैं केवल और केवल 20 की बात करूंगा, किसकी? 20 की, तो ये क्या हो गया मेरा? ये दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। अगर मैं केवल और केवल 30 की बात करूंगा कि 30 अगर मेरा प्राइस होगा तो मेरी कितनी यूनिट बिक जाएगी? 10 यूनिट बिक जाएगी, तो ये भी मेरा क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। अगर मैं इन सब की बात करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा डिमांड। लेकिन अगर मैं एक एक की बात करूंगा, केवल इसकी केवल इसकी केवल इसकी, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? क्वांटिटी डिमांडेड बोलूंगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी परचेज कर सकता है कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्राइस पे, या तो इस वाले प्राइस पे, या इस वाले प्राइस पे, या फिर इस वाले प्राइस पे, तो उसको मैंने क्या बोला? क्वांटिटी डिमांडेड बोला। तो हमने क्या देखा? हमने देखा डिमांड का मतलब अगर अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी कितनी बिकेगी, उन सबको हम एक साथ देखेंगे तो हम डिमांड बोलेंगे। अलग अलग देखेंगे, 5 पे कितनी बिकेगी, 10 पे कितनी बिकेगी, 20 पे कितनी बिकेगी, तो उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। अब टॉपिक 2 हमारे पास आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा? अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो किसी भी क्वांटिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो किसी भी क्वांटिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला ना, मैंने अलग अलग
चीज़ें बनाई, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाई कि यार ये तो मेरा प्राइस है, ये मेरी है डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कितनी मेरी सेल होगी। अगर मेरा प्राइस 1 है तो मेरी 4 सेल हो जाएगी, मेरा प्राइस 2 है तो 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर मेरा 3 प्राइस है तो मेरी कितनी सेल हो जाएगी, 2 सेल हो जाएगी। अगर मेरा 1 प्राइस है तो मेरी कितनी सेल हो जाएगी, 1 सेल हो जाएगी। सॉरी, अगर मेरा 4 प्राइस है तो मेरी कितनी सेल हो जाएगी, 1 सेल हो जाएगी। अभी मैंने इसको क्या बना दिया, एक टेबल की फॉर्म में बना दिया। क्या बना दिया, एक टेबल की फॉर्म में बना दिया। जब मैं इस चीज़ को एक टेबल की फॉर्म में बनाता हूँ तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जब हम अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बिकेगी उसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल 2 टाइप का होता है, एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल शेड्यूल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जब हम केवल और केवल वन कंज्यूमर की बात करते हैं। किसकी? केवल एक कंज्यूमर की हम बात करते हैं। अगर हम फुल मार्केट की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, कितनी डिमांड होगी। तो मैंने बोला अगर मेरा 1 रुपये का प्राइस है तो 4 मेरी यूनिट बिक जाएगी। मेरा 2 रुपये का प्राइस है तो मेरी 3 यूनिट बिक जाएगी। मेरा 3 रुपये का प्राइस है तो मेरी 2 यूनिट बिक जाएगी। और 4 रुपये का प्राइस है तो 1 ही यूनिट मेरी बिक पाएगी। तो ये क्या हो गया, मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेकिन मुझे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ मैंने प्राइस लिखा, यहाँ मैंने क्वांटिटी लिखी, यहाँ मैंने लिखा कंज्यूमर ए, यहाँ पे लिखा कंज्यूमर बी। ये किसका था, ये केवल एक कंज्यूमर का था, एक कंज्यूमर का था। यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, 2 कंज्यूमर मेरे हैं। ठीक है, तो मेरे मार्केट के अंदर कितने कंज्यूमर है, केवल और केवल 2 कंज्यूमर है। ये चीज मैंने मान ली। सबसे पहले मेरा प्राइस अगर 1 है तो मेरे कंज्यूमर खरीदेगा ए, खरीदेगा 4। अगर मेरा प्राइस 2 है तो मेरा कंज्यूमर ए खरीदेगा 3। अगर 3 है तो 2 खरीदेगा। 4 रुपीज है तो 1 यूनिट केवल वो खरीद पाएगा। ठीक है, और कंज्यूमर बी क्या करेगा, कंज्यूमर बी भी कुछ इसी तरीके की चीज करेगा। अगर मेरा प्राइस 1 है तो कंज्यूमर बी खरीदेगा 5। अगर मेरा प्राइस 2 है तो कंज्यूमर बी खरीदेगा 4 यूनिट्स। अगर 3 है तो 3 यूनिट्स खरीदेगा। 4 है तो केवल 2 यूनिट्स खरीदेगा। अब मुझे क्या निकालनी है, मार्केट डिमांड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको प्लस कर दूंगा। इन सबको प्लस कैसे करूंगा, देखो, जितना मेरे कंज्यूमर ए ने अपनी डिमांड बताई और जितना मेरे कंज्यूमर बी ने अपनी डिमांड बताई उन्हें प्लस कर दूंगा। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हमने यहाँ क्या बनाने सीखा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी की हमारी डिमांड आने वाली है, अगर हम उसे टेबल की फॉर्म में बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। 2 टाइप का ये हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक कंज्यूमर की बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर पूरे मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर हम केवल और केवल एक कंज्यूमर का बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। मार्केट डिमांड के अंदर हम एक का बनाते हैं, फिर दूसरे का बनाते हैं, फिर उन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब टॉपिक 3 मेरे पास आता है, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। डिमांड कर्व क्या होता है, देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। जब हम इस डिमांड शेड्यूल को क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। देखते हैं कैसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को अगर हम ग्राफ पे पुट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल जो हमारा डिमांड शेड्यूल था उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, देखते हैं। ये तो मैंने क्या बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है जो हमने शेड्यूल बनाया था। तो यहाँ पे मैंने नीचे क्या बनाया है, एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है। कौन सी, ये वाला प्राइस और ये वाली क्वांटिटी मैंने लिखी है। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा कि 1 पे कितनी बिकेगी मेरी, 4 यूनिट्स बिकेगी। तो 1 अगर मेरा प्राइस है तो मेरी कितनी क्वांटिटी सेल हो पा रही है, 4 क्वांटिटी मेरी सेल हो पा रही है। 2 पे मेरी 3 हो पा रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 2 पे मेरी कितनी हो पाएगी, 3 हो पाएगी। फिर 3 पे मेरी कितनी हो पा रही है, 2 हो पा रही है। तो 3 पे मेरी कितनी हो पा रही है, 2 हो पा रही है। ठीक है, उसके बाद 4 पे मेरी कितनी हो पा रही है, 1 हो पा रही है। तो 4 पे मेरी कितनी हो पा रही है, केवल और केवल 1 हो पा रही है। तो इस तरीके से मैंने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, ये जो स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है, और इसको मैंने क्या नाम दिया, डिमांड कर्व। इसको मैंने क्या बोला, डिमांड कर्व। लेकिन ये किसका है, ये है इंडिविजुअल का। किसका है, इंडिविजुअल्स का है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, मेरा शेड्यूल है जो कि मैंने इससे पहले मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर देखा था।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी को लिखा है और उनका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब इसको भी एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, एक प्राइस पे मेरी टोटल 9 यूनिट डिमांड हो रही है। तो अगर मेरा प्राइस ₹1 है तो मेरी कितनी यूनिट डिमांड हो रही है, 9 रुपये की यूनिट डिमांड हो रही है। अगर मेरा 2 है तो मेरी 7 की डिमांड हो रही है। अगर मेरा 2 है तो मेरी यहाँ क्या हो रही है, 7 की डिमांड हो रही है, ठीक है। अगर मेरा 3 है तो मेरी क्या डिमांड हो रही है, 5 की डिमांड हो रही है। अगर मेरा 3 है तो मेरा क्या हो रहा है, 5 की डिमांड हो रही है। और 4 है तो मेरी कितने की डिमांड हो रही है, 3 की डिमांड हो रही है। 4 है तो मेरी 3 की डिमांड हो रही है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये भी हो गया मेरा डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व ये हो गया और ये वाला कौन सा था, इंडिविजुअल, तो ये कौन सा था, मार्केट। ये कौन सा हो गया मेरा, मार्केट डिमांड कर्व। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डिमांड कर्व को हम कैसे बनाते हैं। डिमांड कर्व को हम कैसे बनाते हैं, डिमांड शेड्यूल की हेल्प से। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की हेल्प से इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। कैसे कैसे बनेगा, इनकी और इनकी हेल्प से हमने अभी अभी बना के देखा। इसके बाद एक और इसी टॉपिक के अंदर हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ये मेरा प्राइस है P और ये क्या है, मेरी क्वांटिटी है। ये क्या है, मेरी क्वांटिटी है। अभी मैंने अपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, अपनी मैंने प्राइस को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, नया प्राइस बन गया। क्या बन गया, नया प्राइस बन गया। यहाँ पर P डैश मेरा नया प्राइस बन गया। तो मेरी क्वांटिटी क्या बन गई, नई क्वांटिटी बन गई Q डैश। और क्वांटिटी मेरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब मेरी P और Q के ऊपर मैं काम कर रहा था तो मेरा पॉइंट क्या था, A। उसके बाद अगर मैंने P डैश और Q डैश के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो मेरा एक नया पॉइंट आया, यानी कि A से लेके B तक हम चले गए। कहाँ तक चले गए, A से B तक चले गए। अब A से B तक हम कहाँ गए हैं, नीचे की तरफ गए हैं। आपको स्लोप का मतलब पता है ना, ढलान। ढलान, तो यहाँ पे क्या बन गई, एक ढलान बन गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। किसका स्लोप बोलेंगे, ये क्या था, एक डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का स्लोप बोलेंगे। तो ये क्या है, डिमांड कर्व। ये क्या है, डिमांड कर्व। तो इसका स्लोप क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइस के अंदर चेंज किया। तो यहाँ पे लिखा चेंज इन प्राइस अपॉन, उसके बाद क्या किया, क्वांटिटी के अंदर चेंज आया। तो इसके बाद हमने क्या लिखा, क्वांटिटी, जिसकी वजह से A से B की तरफ हम चले गए। इसका मतलब यहाँ पर हमारा स्लोप बन गया। तो ये क्या बन गया, हमारा स्लोप बन गया किसका, डिमांड कर्व का। ये क्या बन गया, हमारा स्लोप बन गया डिमांड कर्व का। तो यहाँ पे हमने डिमांड कर्व बनाना सीखा और उसका स्लोप कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें हमने देखी। अब हमारे पास टॉपिक 4 आता है, डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन क्या होता है, देखो अभी तक हमने क्या सीखा है, अगर हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ हमने सीखी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपके पास ना समर क्लोथ्स का सीजन है। क्या है, आपका समर क्लोथ्स का काम है। समर क्लोथ्स का क्या है, आपका बिजनेस है, ठीक है। अभी ना यहाँ पे आपको समर चल रही है। क्या चल रही है, समर्स चल रही है। तो आपकी डिमांड क्या है, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि समर के क्लोथ्स जो हैं वो लोग कब खरीदेंगे, समर्स में ही खरीदेंगे, ठीक है। अभी समर्स खत्म हो गई, विंटर्स आ गई। क्या आ गई, विंटर्स आ गई। क्या आ गई, विंटर्स आ गई। तो यहाँ पर जो विंटर्स आई है, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। भाई विंटर्स में कोई समर के जो कपड़े हैं वो थोड़ी ना खरीदेगा, शॉर्ट्स थोड़ी ना खरीदेगा। क्यों खरीदेगा कोई विंटर्स में, उसका क्या काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्लोथ के प्राइस है, क्या है, प्राइस है, उसके अंदर ना तो इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, हमने तो देखा था ना, प्राइस की वजह से डिमांड ज्यादा कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सीजन के चेंज होने की वजह से भी क्या हो गई, हमारी डिमांड ज्यादा और कम हो गई। इसका मतलब प्राइस के अलावा भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है और कम होती है। इसका मतलब प्राइस के अलावा भी हमारे पास क्या है, कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने सीख ली। अब वो फैक्टर्स क्या होते हैं, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। एक फिर यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। तो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो कि अफेक्ट करेंगे किसको, डिमांड को। ऐसे फैक्टर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन बोलेंगे।
अब क्या होते हैं ना, हमारे पास कौन सी डिमांड होती है, तो होती है या तो इंडिविजुअल ले लो या मार्केट ले लो, मतलब पूरी की पूरी ले लो या फिर थोड़ी सी ले लो, एक इंसान की ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसके ऊपर काम करेंगे, वन कंज्यूमर के ऊपर, किसके ऊपर, वन कंज्यूमर के ऊपर। और मार्केट डिमांड फंक्शन फुल मार्केट के ऊपर, किसके ऊपर, फुल मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है टी का एग्जांपल, क्या लिया है, टी का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिखा है टी का प्राइस, यहाँ पे मैंने लिखी है टी की डिमांड। अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे, यार टी तो महंगी हो गई, अब हम इसे नहीं खरीदेंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टी महंगी हो गई। अब क्या हो जाएगा, टी सस्ती हो जाएगी, तो लोग सोचेंगे यार टी तो सस्ती है, दिन में केवल एक बार चाय बनाते थे हम, अब एक बार टी खरीदते थे, तो अब क्या करेंगे, दो बार चाय बनाएंगे, तो और ज्यादा टी खरीदेंगे, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड अपने आप से बढ़ जाएगी। तो ये क्या था, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से क्यों डिमांड ज्यादा और कम होती है। अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, वो वाले गुड्स जो कि एक की जगह दूसरे यूज हो सकते हैं, एक की जगह दूसरे, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम टी और कॉफी। अब क्या हो सकता है, इंसान या तो चाय पी लेगा या कॉफी पी लेगा, उसे चाय नहीं मिलेगी तो कॉफी पी लेगा, कॉफी नहीं मिलेगी तो चाय पी लेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गए, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा टी की डिमांड, टी की क्या लिखी, डिमांड, और कॉफी का लिखा प्राइस, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, कॉफी का जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो जो लोग कॉफी पीते थे वो सोचेंगे यार कॉफी का तो प्राइस इंक्रीज हो गया, लेकिन टी क्या है, टी का उतना ही प्राइस है, ना तो इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब टी सस्ती हो गई, कॉफी महंगी हो गई। तो एक काम करते हैं, टी पीना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो लोग सोचेंगे अरे यार कॉफी तो सस्ती हो गई, एक काम करते हैं टी को छोड़ देते हैं, टी तो महंगी है अभी भी, कॉफी सस्ती हो गई, तो एक काम करते हैं कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टी की डिमांड अपने आप गिर जाएगी। इसका मतलब अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सॉरी प्राइस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो एक गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसका प्राइस कम हो जाता है तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये किसका केस था, सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस था, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, वो वाले गुड्स जो कि एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते, जैसे कि कार, पेट्रोल। अब आप एक बार बताओ, आपके पास कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो कार का क्या काम। आपके पास पेट्रोल है, कार नहीं है, तो पेट्रोल का क्या काम। ये दोनों एक दूसरे के बिना यूज हो ही नहीं सकते। तो आपको क्या चाहिए, दोनों के दोनों एक साथ चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है कार की डिमांड और यहाँ पे लिखा है पेट्रोल का प्राइस, ठीक है। अभी मैंने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया, क्या कर दिया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। लोग सोचेंगे यार पेट्रोल महंगा हो गया, मुझे एक कार खरीदनी थी, लेकिन अब मैं कार नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया यार, और ज्यादा मेरा खर्चा हो जाएगा। पहले कार खरीदने में पैसे लगाऊंगा, अब पेट्रोल के भी खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, लोग क्या सोचेंगे, अब तो पेट्रोल भी सस्ता हो गया, एक काम करता हूँ कार खरीद लेता हूँ, एक बार बस कार खरीदनी है, पेट्रोल तो वैसे ही सस्ता हो चुका है, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एक का प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो ये किसका केस था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस था। इसका मतलब क्या था, इसमें कमोडिटी के खुद के प्राइस का कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ है, रिलेटेड गुड्स के अंदर चेंज हुआ है। कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से प्राइस कम ज्यादा होता है। सबसे पहले इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो एक कंज्यूमर की मैंने यहाँ पे इनकम लिखी, एग्जांपल के लिए लिया मैंने कंज्यूमर। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखी ना, इसकी इनकम लिखी और यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड लिखी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, इसकी इनकम इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदेगा, इसके मतलब डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, कम गुड्स खरीदेगा, यानी कि डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इनकम इंक्रीज हो जाएगी किसी कंज्यूमर की या फिर पूरे मार्केट के कंज्यूमर की, तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगा। और इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल।
इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक इंसान है, ये क्या करता है ना, एक मोमोज खाने जाता है एक जगह पर। क्या चाहता है, एक जगह पर मोमोज खाने जाता है, ठीक है। अभी इसको क्या है ना, इसको यहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि इसके जो टेस्ट है और इसको प्रेफरेंसेस, यानी कि खाने में इसको सिर्फ मोमोज ही चाहिए और इसका टेस्ट भी क्या है, मोमोज का अच्छा है। अभी अगर टेस्ट अच्छा है, क्या है, या तो टेस्ट इंक्रीज हो रहा है या फिर टेस्ट कॉन्स्टेंट है, क्या है, या तो टेस्ट इंक्रीज हो रहा है या फिर टेस्ट कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। भाई आज ये जाएगा, कल को दोबारा जाएगा, अपने दोस्तों को ले जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मोमोज की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं टेस्ट डिक्रीज होने लगा, क्या होने लगा, टेस्ट डिक्रीज होने लगा, तो ये कल को जाएगा, नहीं जाएगा। इसके प्रेफरेंसेस हटने लगी कि यार मोमोज तो बहुत दिन से खा रहा हूँ, अब मोमोज नहीं खाऊंगा, तो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड अपने आप से गिर जाएगी। जब टेस्ट कम होगा तो लोग खुद से आना बंद कर देंगे। इसका मतलब अगर टेस्ट अच्छा है तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, टेस्ट बेकार हो जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसके बाद एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। एक इंसान है, उसको कार खरीदनी है, क्या करनी है, इसको कार खरीदनी है। अब ये सोच रहा है कि यार मैं कार अभी खरीदूं या नहीं खरीदूं। इसको पता चलता है कि यार फ्यूचर में ना, फ्यूचर में जो कार का प्राइस है, क्या होने वाला है, कार का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। क्या होने वाला है, कार का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ये सोचेगा यार अगर मैं फ्यूचर में खरीदूंगा और महंगी मिलेगी, तो एक काम करता हूं मैं अभी खरीद लेता हूं। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, कार की डिमांड को इंक्रीज कर दिया। लेकिन इसको पता चला फ्यूचर में कार का प्राइस कम होने वाला है, तो ये सोचेगा यार अभी नहीं खरीदता, एक काम करता हूँ फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएगा ना, तो तभी खरीदूंगा। तो क्या खरीदेगा, ये डिमांड को अभी के लिए कम कर देगा, फ्यूचर में जाके खरीदेगा। तो अगर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो अभी हम डिमांड क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो अभी मैं थोड़ी खरीदूंगा, फ्यूचर में खरीदूंगा, तो अभी के लिए मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर से अगर हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो ये सारे फैक्टर्स कौन से थे, ये वाले सारे फैक्टर्स थे जो कि इंडिविजुअल डिमांड को क्या करते थे, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते थे। ये कौन से फैक्टर्स थे जो कि इंडिविजुअल डिमांड को क्या करते थे, अफेक्ट करते थे। ये थे सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा dx, उसके बाद यहाँ पे लिखा f का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। इसके बाद मैंने लिखा px यानी कि प्राइस ऑफ ओन गुड्स। उसके बाद मैंने लिखा pr यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद मैंने लिखा y का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद मैंने लिखा t का मतलब क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसके बाद मैंने लिखा e का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैंने क्या करी, इस तरीके से मैंने सारी की सारी चीजें फंक्शंस के अंदर लिखी। किसके अंदर लिखी, फंक्शंस के अंदर लिखी। तो फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम फंक्शन को लिखकर दिखाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड फंक्शंस को पढ़ेंगे। देखो मार्केट को कौन से चीज अफेक्ट करती है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो 5 के 5 फैक्टर्स जो कि हमने इंडिविजुअल में पढ़े थे, वो मार्केट को अफेक्ट करते ही करते हैं। कौन से फैक्टर, जो कि हमने इंडिविजुअल के अंदर पढ़े थे। उसके अलावा भी 2 नए फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। ये सारे के सारे जो हमने पढ़े हैं, ये क्या है, इंडिविजुअल को तो करते ही है, मार्केट को भी करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर 2 एक्स्ट्रा फैक्टर भी आते हैं। कौन से, सबसे पहले आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी देश में रहने वाले लोग। अगर सपोज पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उस देश की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पॉपुलेशन का ये वाला केस होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, देखो 2 टाइप के लोग किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, एक तो रिच, एक पुअर। अब जो अमीर लोग हैं वो कितने अमीर हैं और जो गरीब लोग हैं वो कितने गरीब हैं, इस चीज को हमें निकालना है। उनके उसको डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, DIFFERENCE। क्या डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर लोग जो है वो कितने अमीर है और गरीब लोग जो है वो कितने ज्यादा गरीब है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये क्या है, ज्यादा है। क्या है, डिफरेंस ज्यादा है। तो मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पे अभी जो डिमांड कर रहे हैं लोग, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिमांड नहीं है, ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है। तो रिच लोग क्या है, डिमांड करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या पुअर लोग डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इनके पास तो पैसा ही नहीं है। भाई ये तो बहुत ज्यादा पुअर है ना, क्यों, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस है अब कम हो गया। क्या हो गया, डिफरेंस कम हो गया। इसका मतलब ना तो कोई रिच है ना पुअर है, सब एक बराबर है। तो जो रिच थे वो तो पहले भी डिमांड कर रहे थे, अब भी करेंगे। अब पुअर भी डिमांड कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे। पहले क्या कर रहे थे, केवल रिच कर रहे थे, पुअर नहीं कर रहे थे, इसीलिए
डिमांड कम थी, अब रिच भी करेंगे पुअर भी करेंगे, इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, डिफरेंस कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दो और फैक्टर थे जिसको हमने किससे डिनोट किया, एन से, और वाई डी से हमने क्या किया, इसको डिनोट किया। ठीक है, तो ये किसका फैक्टर फंक्शन था, ये कौन से फैक्टर्स थे जो कि इंडिविजुअल को करेंगे, और ये कौन से थे, इंडिविजुअल तो थे ही, दो और आ गए थे किसके अंदर, मार्केट के अंदर। ये वो वाले फैक्टर थे जो कि क्या करते थे, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को और सप्लाई को, डिमांड को उसके प्राइस की ना वजह से, प्राइस के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि क्या करते थे, किसी भी कमोडिटी को या प्राइस को अफेक्ट करते थे, किसके लिए, किसी भी चीज की डिमांड के लिए। अब हमारे पास टॉपिक 5 आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है देखते हैं। देखो हमने क्या देखा कि ना डिमांड को ज्यादा और कम करने में कुछ फैक्टर्स का हाथ होता है। क्या, डिमांड को ज्यादा और कम करने में कुछ फैक्टर्स का हाथ होता है। ये फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो प्राइस होता है, क्या होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन उसके अलावा भी अदर फैक्टर्स भी कुछ होते हैं। कौन से अदर फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, इंडिविजुअल के अंदर भी और मार्केट के अंदर भी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर भी। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यार ये जो अदर्स है ना इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, अदर्स को इग्नोर कर देंगे, और हम ये बोलेंगे कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अदर्स को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और हम क्या करेंगे, केवल और केवल प्राइस के ऊपर ध्यान देंगे। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज देन इट्स डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर फॉलो होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अदर थिंग्स क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई और यहाँ पर एक लाइन बनाई। ये क्या है मेरा, ये है मेरा प्राइस, ये क्या है मेरी, ये है मेरी क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद मैंने अपने प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया। अरे मैंने अपने प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक और लाइन बनाई। कौन से वाली लाइन बनाई, जब मेरा प्राइस कम हो गया मैंने इसको पी डैश बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। क्या, अभी आप मेरे को एक बार बताओ, क्योंकि मैंने प्राइस को क्या किया, प्राइस को कम किया, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर हमने बोला क्या था, हमने यही तो सेम चीज़ बोली थी। हमने बोला था कि अगर हम प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वही चीज़ हमने प्रूव कर दी। और इसी तरीके से हम इसको इंक्रीज करके भी देख लेते हैं। सपोज मैंने प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गई, मेरी पी डबल डैश हो गई। तो ये मेरी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। क्यू डबल डैश, ये क्या हो गई, मेरी क्वांटिटी हो गई। अगर मैंने प्राइस को क्या किया है, इंक्रीज किया है, क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो मेरी क्वांटिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और वही तो चीज़ हम बोलते आ रहे हैं क्या, कि अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन भी करके दिखा दिया। किसकी हेल्प से, डिमांड कर्व की हेल्प से। ये वाला कौन सा कर्व था, ये था डिमांड कर्व। ये कौन सा कर्व था, डिमांड कर्व था। तो जो हमने लॉ ऑफ डिमांड बोला है, प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम, प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी ज़्यादा, उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया। अब कुछ अजम्पशंस होती है इस वाले जो हमारा लॉ है ना, उसके अंदर कुछ अजम्पशंस होती है। सबसे पहले जो टेस्ट एंड प्रीफरेंसेज है ना वो सेम होने वाले हैं। देखो ऐसा नहीं होगा कि सपोज आप मोमोज खाने जा रहे हो और आपका जो टेस्ट है वो एकदम से अच्छा हो गया या फिर एकदम से खराब हो गया। जो टेस्ट और प्रीफरेंस है वो हमेशा कॉमन रहेंगे। कॉमन रहेंगे मतलब कि कॉन्स्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ये वाली बात हमने मान ली। होने को चेंज हो सकते हैं असली में, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। सेकंड चेंज, बायर्स की जो इनकम है, बायर्स की जो इनकम है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा इनकम ज़्यादा हो जाएगी फिर डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनकम जितनी है उतनी ही इनकम रहेगी। ऐसी बात हमने मानी है, असली में हो सकती है लेकिन हमने क्या किया है, ये माना है। रिलेटेड गुड्स प्राइस नोट चेंज। जो हमारे रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स कौन से हैं जल्दी से मेरे को बताओ। रिलेटेड गुड्स हमारे पास आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट गुड्स है उनका प्राइस क्या है, नोट चेंज, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, फोर्थ चीज हम क्या मान रहे हैं कि नो एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर अवेलेबिलिटी। हमारे पास ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आज है सिर्फ हमें यही पता है, फ्यूचर में भी यही प्राइस रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है फ्यूचर में ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये चीजें हमने क्या की है, ये चीजें हमने अज्यूम की है, ये हमने मानी है। असली में ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन हमने लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें क्या की है, अज्यूम की है। ठीक है, अब ये जो डिमांड कर्व होता है ना, स्लोप डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों, देखते हैं। देखो मेरे पास क्या था ना, मेरे पास यहाँ पर प्राइस था P और मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी थी क्या, Q। अब मैंने प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो मेरे पास प्राइस क्या आ गया, ये आ गया P डैश, और मेरी क्वांटिटी क्या आ गई, Q डैश। अब हमने P तो देख लिया कि भाई मैंने प्राइस, पहले मेरा क्या था, यहाँ पे A पॉइंट पर आ रहा था। इसका मतलब मैंने प्राइस को जब कम किया तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई और अब मैं B पॉइंट पे आ गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप कहाँ से आ गए, A से B पे आ गए। यानी कि आपका स्लोप क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। ये स्लोप डाउनवर्ड हुआ क्यों, क्योंकि आपने चेंज किया प्राइस में, प्राइस को क्या किया, डिक्रीज किया। उसके बाद आपने चेंज किया किसके अंदर, क्वांटिटी के अंदर। क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि जब प्राइस अपने आप नीचे होगा तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर स्लोप डाउनवर्ड हुआ क्यों, क्योंकि हमारा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया और क्वांटिटी उसकी वजह से ज्यादा हो गई। तो प्राइस कम हुआ क्यों, उसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये चीज हमने चैप्टर 3 और 4 के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ी है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपने ना रसमलाई ली, आपने पहली रसमलाई खाई, आपको बहुत ज़्यादा मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा आया। उसके बाद दूसरी रसमलाई खाई, आपको मजा आया लेकिन आपका मजा थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद तीसरी खाई और थोड़ा सा कम हो गया। फोर्थ खाई तो बहुत ही कम हो गया। फिफ्थ खाई आपको कुछ मजा ही नहीं आया, और सिक्स्थ खाई तो आपका मजा नेगेटिव में हो गया, यानी कि मजा तो आया नहीं और बुखार हो गया, या फिर ज़्यादा खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब आप चीज़ों को खाते जा रहे हो, सबसे पहले में ज़्यादा आएगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर हो सकता है आए ना, फिर हो सकता है माइनस में आए। तो जो आपकी यूटिलिटी है, यानी कि जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और इस सेटिस्फैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती रहती है, कम होती रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। यहाँ देखा ना, सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अभी प्राइस ज्यादा हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो आप कर रहे हो वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, एक तो प्राइस भी ज्यादा है, मुझे मजा भी नहीं आ रहा, तो क्या करूंगा मैं, कम से कम कंजम्पशन करूंगा। सपोज आपका प्राइस कम हो गया, अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो तो कमी होती रहेगी, उसका तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है वो बढ़ जाएगी, वो तो कमी होती रहेगी। अभी सपोज प्राइस कम हो गया, आप सोचोगे यार रसमलाई मेरा खाने का तो मन नहीं है, लेकिन इतनी सस्ती मिल रही है, एक काम करता हूँ थोड़ी सी ले लेता हूँ, कल को खा लूंगा, या घर में कोई और खा लेगा। आप खरीद तो लोगे ही ना, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर प्राइस इंप्रूव होगा तो एमयू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज होगा तो एमयू तो डिक्रीज ही होती रहेगी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड कर्व स्लोप हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। किसकी तरफ, डाउनवर्ड की तरफ स्लोप हो जाएगा। इसके बाद इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यानी कि किसी कंज्यूमर की इनकम क्या है, इंप्रूव हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व स्लोप करेगा डाउनवर्ड। सब्सटीट्यूट इफेक्ट। सब्सटीट्यूट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है, सब्सटीट्यूट के अंदर हमारे पास कौन से गुड्स आते हैं, वो वाले गुड्स जो कि सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, जैसे कि टी या फिर कॉफ़ी, जैसे कि टी या फिर कॉफ़ी। ठीक है, अभी सपोज हमने टी की ली डिमांड और कॉफ़ी का लिया प्राइस। कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, लोग सोचेंगे कॉफ़ी महंगी हो गई, कॉफ़ी नहीं पियेंगे, टी पियेंगे। और मान लो इसकी प्राइस कम हो गया तो लोग सोचेंगे यार टी तो अभी भी महंगी है, एक काम करते हैं टी नहीं पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। सपोज साइज क्या है, कंज्यूमर ग्रुप यानी कि पॉपुलेशन वाली चीज। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा हो गए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डिमांड का, लोग कम हो गए तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस जैसे आप एग्जांपल के लिए लो, मिल्क।
मिल्क क्या, बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, कच्चा मिल्क पी सकते हो, मट्ठा बना सकते हो उससे, घी बना सकते हो उससे, या दही जमा सकते हो उससे, बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। सपोज आपके जो ये यूजेस है ना, ये ज़्यादा हो गए, क्या हो गए, यूजेस ज़्यादा हो गए, तो मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और सपोज आपने यूजेस कम कर दिया, आपने बोला यार अब मैं ज़्यादा मिल्क नहीं करूँगा, सिर्फ मिल्क पिया करूँगा, तो आपने दही जमाने का दूध क्या करोगे, अब आप नहीं खरीद के लाओगे, यानी कि आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अब अगर आपके यूजेस ज़्यादा हो गए तो मिल्क की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपके यूजेस कम होंगे तो आपकी मिल्क की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा मिल्क आपको लगेगा, कम यूज़ करोगे तो आपको कम मिल्क लगेगा। इसी तरीके से डिमांड भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व स्लोप होता है किसकी तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। अब कुछ एक्सेप्शंस आती है। एक्सेप्शंस क्या आती है, देखो हमने क्या देखा है कि हमारा इस तरीके से ग्राफ होगा और ये क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व होगा। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करेगा, पर कुछ एक्सेप्शंस आती है जिसकी वजह से डिमांड कर्व अपवर्ड की तरफ स्लोप करता है, यानी कि अपवर्ड की तरफ स्लोप करता है। यानी कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने इससे उल्टा देखा था, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। हमने ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कहाँ कहाँ पर। यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो वाले आर्टिकल्स जो कि कीमती होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी एग्जांपल के लिए पिक्चर्स देखी होगी, एक लड़की है ना, वो ऐसे खड़ी सी रहती है, काली सी, उसमें हॉरर मूवीज में भी कई बार वो आती है। तो वो पिक्चर क्या है, वो जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाएगी उसका प्राइस उतना ज़्यादा होता चला जाएगा, और उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा प्राइस ज़्यादा हो जाएगा लोग सोचेंगे अब नहीं खरीदेंगे, वो क्या है, एक फैंसी चीज़ है, जितनी ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जिफिन गुड्स। जिफिन गुड्स का मतलब क्या होता है, वो वाले गुड्स जो कि बेकार क्वालिटी के माने जाते हैं, जो कि घटिया क्वालिटी के माने जाते हैं, यानी कि बैड क्वालिटी के माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, बैड क्वालिटी के माने जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी जो इनकम है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो आप घटिया क्वालिटी के गुड्स यूज करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो इसका मतलब जिफिन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपकी इनकम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप घटिया क्वालिटी के यूज करोगे, बैड क्वालिटी की चीजें यूज करोगे, तो आपकी जो गुड्स, जिफिन गुड्स की जो डिमांड है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये भी क्या आ जाता है, लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन आ जाता है। इस चीज को हम बोलते क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं जिफिन पैराडॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जिफिन पैराडॉक्स। यानी कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो जिफिन गुड्स की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कम हो जाएगी, क्योंकि ये घटिया क्वालिटी के होते हैं, बैड क्वालिटी के होते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आपकी ये जो जिफिन गुड्स है इनकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, क्या आती है, इरेशनल जजमेंट। कभी कभी क्या होता है ना, कंज्यूमर लूट जाता है। आपने देखा होगा कि यार लूट गया मैं, तो मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए। एक चीज़ जिसकी क्या थी, प्राइस कम हो गया था, उसकी वजह से जो उसकी डिमांड थी वो इंप्रूव होने वाली थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला, प्राइस कम हुआ। इसका मतलब उसकी डिमांड कभी इंप्रूव हुई नहीं। इसका मतलब अगर उसका प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो लोग सोचेंगे कि यार इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, उन्होंने कभी डिमांड कम की ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। यानी कि अगर आपने अगर जजमेंट में आपसे गलती हो गई तो ये क्या हो जाता है, इसका एक एक्सेप्शन, किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। इसके अंदर डिमांड कर्व ऐसे नहीं जाएगा, इसके अंदर डिमांड कर्व ऊपर जाने लगेगा। यानी कि प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या थे, एक्सेप्शन थे किसके, लॉ ऑफ डिमांड के। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। यानी कि अगर हमारा अदर थिंग्स क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। अब टॉपिक 6 मेरे पास आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस। ये दोनों चीजें क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले चेंज किसके अंदर आ रहा है, डिमांड के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा, चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जब चेंज आता है कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है।
इसका मतलब पहले मैं कौन से वाले पॉइंट पे था, इस वाले पॉइंट पे था, अब मैं कौन से वाले पॉइंट पे हूँ, इस वाले पॉइंट पे हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब मेरा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है तो मैं ए से कहाँ पर चला गया, ए से बी की तरफ चला गया। इसका मतलब मेरा जो ये कर्व है, ये जो मेरा डिमांड कर्व है, ये क्या हो गया, मेरा डिमांड कर्व एक्सटेंशन हो गया। क्या हो गया, मेरी डिमांड कर्व में एक्सटेंशन हो गई। एक्सटेंशन मतलब कि ज़्यादा हो गया। देखो अगर आप यहाँ पे समझोगे तो पहले मेरा डिमांड कर्व कितना था, केवल और केवल इतना था। अब मेरा डिमांड कर्व कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा डिमांड कर्व हो गया, क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी कि मेरा डिमांड कर्व क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंशन मेरे डिमांड कर्व के अंदर आ गई। ठीक है, लेकिन अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी मतलब कि देखते हैं, ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई यानी कि कम हो गई। तो अगर मैंने इसको कम कर दिया तो मेरा प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मैं कौन से पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से बी की तरफ चला जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट से बी की तरफ मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि छोटा हो जाएगा, एक्सटेंशन यानी कि बड़ा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पहले मेरा कितना था डिमांड कर, इतना था। अब कितना हो गया मेरा डिमांड कर, केवल और केवल इतना रह गया, इतना रह गया, बी तक रह गया। तो मेरा क्या हो गया, डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि डिमांड कर्व छोटा हो गया। तो ये थी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। अब देखते हैं कि अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से होता है। अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से मेरी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी है। अभी क्या है, मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। ठीक है, मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या मेरे प्राइस के अंदर चेंज आया, प्राइस के अंदर चेंज नहीं आया, प्राइस अभी भी वही है। तो मेरा प्राइस क्या है, प्राइस अभी भी वही है। तो मेरा प्राइस यहाँ पर अभी भी वही है, लेकिन मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। क्या हो गई, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा, जिसके अंदर मेरा, मैं बोलूँगा कि मेरा डिमांड कर्व कहाँ चला गया, पॉइंट ए से, कौन से, इस वाले पॉइंट से कौन से पॉइंट पे चला गया, पॉइंट पी के ऊपर चला गया। यानी कि इधर से इधर की तरफ चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन इस बार प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, इस बार मेरी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, मेरा क्या है, ये प्राइस है, तो ये लाइन सीधी नहीं बनती ना, देखिए यार। ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी है। ओके, अभी मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या प्राइस भी डिक्रीज हुआ है, नहीं, प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ। तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस अभी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा। ये डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो मेरा डिमांड कर्व क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ मूव हो गया। क्या हो गया, मेरा डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मेरा डिमांड कर्व मूव हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हमारे प्राइस के अंदर चेंज होता है तो नया डिमांड कर्व नहीं बनता, केवल और केवल एक डिमांड के ऊपर हम मूव करते हैं। तो हमने ये लिखा हुआ है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व अगर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आता है। लेकिन अगर हमारी डिमांड के अंदर चेंज आता है, अदर फैक्टर्स के अंदर चेंज आता है, प्राइस के अंदर चेंज नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इधर से इधर चला जाता है और इधर से इधर चला जाता है, जैसे कि हमने इस वाले और इस वाले फिगर के अंदर देखा। तो ये क्या था, ये था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड अगर इंक्रीज होती है तो एक्सटेंशन बोलते हैं, डिक्रीज होती है तो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, और डिक्रीज होती है तो डिक्रीज इन डिमांड हम उसको बोलते हैं। तो ये था आपका ऑल अबाउट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब एक तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक आपके बचे हैं। टॉपिक 7, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, आपके सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स के अंदर चेंज आता है। देखो सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी। टी की क्या बोलेंगे हम, डिमांड बोलेंगे, और कॉफ़ी की हम वो क्या बोलेंगे, कॉफ़ी की हम प्राइस बोलेंगे। सपोज कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग कॉफ़ी से टी की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, और इसका प्राइस कम हो जाएगा तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके तो प्राइस कम हो जाएगा तो टी वाले कहाँ चले जाएंगे, कॉफ़ी पे चले जाएंगे। सारी चीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर पहले समझी है, अभी आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे ना हमारा सपोज प्राइस इंक्रीज हुआ है, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है। प्राइस इंक्रीज हुआ है यानी कि डिमांड भी इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड भी इंक्रीज हुई है।
क्या ये इसके प्राइस की वजह से हुई है, टी के प्राइस की वजह से हुई है? नहीं, ये क्या हुई है, दूसरे अदर फैक्टर्स के प्राइस की वजह से हुई है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अदर फैक्टर्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं आया है, ये चेंज प्राइस की वजह से नहीं आया है, ये चेंज आया है अदर फैक्टर्स की वजह से। क्या आया है, अदर फैक्टर्स की वजह से ये चेंज आया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया है, इसका मतलब यहाँ पर शिफ्ट होगा डिमांड कर्व या फिर एक ही डिमांड कर्व चलेगा। यहाँ पे देखो, अगर अदर फैक्टर की वजह से आता तो यहाँ पे शिफ्ट होता था, लेकिन अगर प्राइस की वजह से आता था तो एक ही डिमांड कर्व चलता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर शिफ्ट होगा, इसका मतलब अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सब्सटीट्यूट गुड्स यानी कि कॉफ़ी के अंदर क्या आया है, प्राइस ज़्यादा हो गया, तो हमारी इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्राइस ज़्यादा हुआ है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इधर की तरफ ये मूव कर जाएगा, ठीक है, ब्लू से रेड की तरफ ये मूव कर जाएगा, इंक्रीज। और अगर डिक्रीज हो जाएगा प्राइस, अगर इसका प्राइस डिक्रीज हुआ है तो इसकी डिमांड भी डिक्रीज हो गई। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो ये किधर की तरफ मूव कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ ये मूव कर जाएगा, यानी कि इधर से इधर की तरफ ये मूव कर जाएगा। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि कार और पेट्रोल। पेट्रोल का क्या हमने पढ़ा था, प्राइस, कार का हमने क्या पढ़ा था, डिमांड। सपोज पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा हो गया, लोग कार खरीदेंगे, लोग कार नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ भी हमने ऊपर पढ़ी थी, वो वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, जो हमारे पेट्रोल का प्राइस है ना वो इंक्रीज़ हो गया, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी कार की। तो ये क्या हो गई, कार की डिमांड डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया। अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये इधर से इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये क्या था आपका, ऑल अबाउट क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या था आपका, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर चेंज आने की वजह से हमारे डिमांड कर्व किधर की तरफ शिफ्ट होता है। अब हमारे पास टॉपिक 8 आता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो देखो यहाँ पे चेंज किसकी वजह से आएगा, अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स। यानी कि यहाँ पे भी हमारा डिमांड कर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बोला नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी इंसान की इनकम ज़्यादा होगी तो वो डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, लेकिन इनकम कम होगी तो वो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुई है, इनकम ज़्यादा हुई है, तो इनकम ज़्यादा होगी तो वो डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इन क्या हो गई, यहाँ पे डिक्रीज हो गई, इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो वो डिमांड भी डिक्रीज करेगा, यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या था हमारा, इन्फीरियर गुड्स यानी कि जिफिन गुड्स जो था, जिसकी बैड क्वालिटी होती थी। सपोज ये जो इन्फीरियर गुड्स है या फिर जिसको हम जिफिन गुड्स भी बोल देते हैं, जिफिन पैराडॉक्स बोल देते हैं। सपोज ये जिफिन गुड्स की सॉरी ये क्या हो गई, हमारे पास इनकम है और ये क्या है, हमारे पास इन्फीरियर गुड्स है, ठीक है। अगर इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फीरियर गुड्स को कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। बेकार क्वालिटी की चीज़ों को कौन खरीदेगा, इनकम कम हो जाएगी तो बेकार क्वालिटी की ही उसको खरीदनी पड़ेगी, तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। सपोज यहाँ पे क्या हुई है, इनकम ज़्यादा हुई है, इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वो इन वाले गुड्स को क्यों खरीदेगा, अच्छे वाले को खरीदेगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इनकम क्या हुई है उसकी डिक्रीज हुई है तो उसको अब वो खरीदने लगेगा इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी जाएगी। किसकी, जिफिन गुड्स की या फिर इन्फीरियर गुड्स, यानी कि जो बैड क्वालिटी के होते हैं। इन्फीरियर और जिफिन गुड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, तो इन्फीरियर गुड्स और जिफिन गुड्स क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर हमारा फेवरेबल चेंज है यानी कि हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अनफेवरेबल चेंज है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अगर फेवरेबल चेंज है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, तो हमारा डिमांड कर क्या कर जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, किधर की तरफ, राइट वर्ड। और अगर हमारा अनफेवरेबल चेंज है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, किस तरफ, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये था आपका इम्पैक्ट। अगर चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस होती है तो हमारा डिमांड कर राइट वर्ड शिफ्ट करता है, और लेफ्ट वर्ड कैसे कैसे शिफ्ट करता है फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट्स में।